नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं की गणित की प्रश्नावली 1.2 से आज पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 5वां भाग है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम पहले भाग को हल करते हैं। पहले देख लेते हैं 140 है। अब यहाँ पर देखते हैं कि 140 को हमको गुणनखंड निकालना होगा। तो 140 के गुणनखंड निकालने के लिए हमको इकाई का स्थान देखना पड़ेगा। शून्य है सम संख्या, इसलिए 2 से भाग देते हैं। 2 7 14, 2 शून्य शून्य, फिर 2 से देते हैं। 2 3 6, बच गया 1, हो गया 10, 2 5 10। अब 35 है स्टूडेंट्स, 5 से देते हैं, 5 7 35। अब फिर 7 से देते हैं, 7 1 7। तो इस प्रकार 140 के, अब यहाँ पर स्टूडेंट देखें अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल बोला है, तो हमको भी लिखना पड़ेगा 140 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल बराबर ये हो जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि 2 2 बार आया है, इसलिए हम इसे लिख देंगे 2 की घात 2 गुणित 5 गुणित 7, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 156 है। अब पुनः देख लेते हैं कि इसके हमको गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो फिर से इकाई का स्थान समांक है, इसलिए 2 से भाग देते हैं। 2 7 14, बच गया 1, हो गया 16, 2 8 16, फिर 2 से देते हैं। 2 3 6, बच गया यहाँ से 1, हो गया 18, फिर दोनों 18। अब स्टूडेंट इकाई के स्थान पर विषम अंक है, इसलिए सबसे छोटे विषम अंक 3 से भाग देते हैं। 3 1 3, 3 3 9। अब 13 से भाग देते हैं, 13 1 13। तो स्टूडेंट्स हमको अब लिखना पड़ेगा हल में कि सबसे पहले हमने क्या किया है, 156 लिखा है। अब 156 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल बराबर ये हो जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं 2 पुनः 2 बार है, इसलिए हम 2 की घात 2 गुणित 3 गुणित 13 लिख देते हैं। इस प्रकार ये हमारा आंसर हो जाता है। इसी प्रकार अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है कि 3825। तो स्टूडेंट्स हल करने के लिए हमको अब लिखना पड़ेगा कि 3825 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल। तो इसके लिए हमको गुणनखंड निकालने होंगे 3825 के। तो इकाई का स्थान विषम अंक है, इसलिए हम 3 से देते हैं। 3 कम 3, फिर 3 दूनी 6, बच गया 2, 3 7 21, बच गया 1, हो गया 15, 3 5 15। अब स्टूडेंट्स अब हम पुनः 3 से देते हैं, तो 3 4 12, 3 दूनी 6, बच गया 1, 3 5 15। अब इकाई के स्थान पर पुनः देख लेते हैं हम कि कितना आ गया है, हमारा 5 आ गया है। तो अब 5 आ गया है, इसका मतलब है 5 से भाग देंगे। तो पुनः 5 से 5 8 40, बच गया 2, 5 25, फिर 5 से देते हैं। 5 1 5, बच गया 3, हो गया 35। अब 5 7 35। अब 17 से भाग देते हैं, 17 1 17। तो इस प्रकार 3825 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल ये हो जाएंगे 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 17। तो इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं कि 3 यहाँ 2 बार आया है, तो 3 की घात 2 गुणित 5 की घात 2 गुणित 17, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब आपके जो चौथा और 5वां क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क है, आप करके देखें। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणित LCM होता है। तो अब स्टूडेंट्स हमें यह ध्यान देना है कि अब ये क्वेश्चन नंबर 1 को हमको हल करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है 26 और
91। अब स्टूडेंट्स हम सबसे पहले 26 के गुणनखंड निकाल लेते हैं। 26 के हमने गुणनखंड निकाले तो इकाई का स्थान फिर से सम संख्या है, 2 से देंगे 2 एकम 2, 2 तिया 6, फिर 13 से देंगे 13 एकम 13। इसी प्रकार हम 91 के भी हम गुणनफल निकाल लेते हैं। तो इकाई का स्थान आप यहाँ पर देख लें स्टूडेंट, विषम संख्या है, इसलिए अब हम जब भाग देंगे तो विषम संख्या का भाग देंगे। तो अब हम 7 से भाग दे देते हैं, 7 एकम 7 बच गया 2, फिर हो गया 21, 7 तिया 21 और 13 एकम 13। तो इस प्रकार हमने लिखा 26 के अभाज्य गुणनखंड ये बराबर 2 गुणित 13 लिख दिया। अब 91 के अभाज्य गुणनखंड बराबर ये लिख दिया हमने 7 गुणित 13। अब हमको स्टूडेंट्स यहाँ पर एचसीएफ निकालना है, तो हमने लिखा 26 और 91 का महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ, तो ये बराबर हो जाएगा। अब महत्तम समापवर्तक में हमने वीडियो में बताया था स्टूडेंट्स कि जो गुणनखंड दोनों में हो केवल उसे लिखा जाता है। अब दोनों में कौन सा गुणनखंड है? 13 है, इसलिए हम किसको लिख देंगे? 13 को, और ही हमारा महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। अब हम 26 और 91 का लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं यानी एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम बराबर, हमने ये भी बोला था स्टूडेंट्स कि लघुत्तम समापवर्तक में कोई भी गुणनखंड 2 बार है तो उसे 2 बार नहीं लिखते और किसी भी गुणनखंड को छोड़ते नहीं हैं। तो हम 2 को भी नहीं छोड़ेंगे, 7 को भी नहीं छोड़ेंगे, किंतु यहाँ 13 2 बार है तो इसे हम 2 बार न लिखकर केवल 1 बार लिखते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट 2 गुणित 13 7 91 होता है। अब 2 का गुणा कर देते हैं तो 2 एकम 2, 2 9 18 यानी 182। अब हम जांच करते हैं, तो हम जब जांच करेंगे तो हमको जांच करने के लिए पहले बोलना पड़ेगा पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। तो ये बराबर हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स, पहली संख्या हमारी कितनी है? 26 है, गुणित दूसरी संख्या कितनी है? 91 है। हम दोनों का जब गुणा करते हैं तो स्टूडेंट्स 26 और 91 का जब हम गुणा करते हैं तो ये आता है 2366। अब स्टूडेंट्स हम इसे समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। फिर से देख लेते हैं कि अब एचसीएफ गुणित एलसीएम, तो ये बराबर एचसीएफ का मान हमारा कितना आ गया है? एचसीएफ आया हमारा 13, तो 13 गुणित एलसीएम का मान कितना आया है? 182, और दोनों का जब हम गुणा करते हैं तो स्टूडेंट्स तो हमारा आता है 2366। इसे हम समीकरण 2 बोलते हैं। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 से देख लेते हैं स्टूडेंट्स, तो 2366 बराबर 2366। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें मालूम है कि जो हमारा सूत्र होता है वो पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम। इस प्रकार हमारी ये उत्तर की जांच हो गई। तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर, आपका जो 3rd क्वेश्चन है उसमें भी आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 2 एलसीएम और एचसीएफ निकालना बताया है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद कर लेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एचसीएफ 306 657 बराबर 9 दिया है और एलसीएम ज्ञात करना है। यानी अब जब हम हल करेंगे तो हमको लिखना पड़ेगा दिया है। तो क्या दिया है स्टूडेंट? तो हम लिख रहे हैं दिया है। क्या दिया है? 306 व 657 का एचसीएफ, तो ये बराबर दिया है स्टूडेंट 9। अब यहाँ देखें पहली संख्या, तो पहली संख्या हमारी क्या हो गई? बराबर ये हो गई 306। अब
और दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या हम यहाँ देखते हैं स्टूडेंट्स, तो दूसरी संख्या हमारी हो जाती है यहाँ पर, ये है 657। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स ये देखें, ज्ञात करना है, तो क्या ज्ञात करना है स्टूडेंट, तो हम लिखते हैं ज्ञात करना है। ज्ञात करने में हमको 306 व 657 का एलसीएम ज्ञात करना है। अब हम इसे हल कर लेते हैं। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ये सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है कि पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर, ये हो जाएगा हमारा LCM गुणित SCF। तो पहली संख्या हमारी हो गई 306 गुणित दूसरी संख्या 657 और LCM हमें ज्ञात करना है और SCF हमारा कितना दिया है, 9। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ से LCM का मान निकाल लेते हैं, तो हम 9 का कर देंगे पक्षांतर। और आप जानते हो कि जब कोई संख्या गुणा में हो और उसका पक्षांतर होता है तो वह भाग में चली जाती है, तो ये चली जाएगी 306 गुणित 657 और ये बटे हो गया 9। हम 9 से 306 काटते हैं, 9 कम 9, 9 तिया 27, बचिया 3 हो गया 36, 9 चौक 36। तो स्टूडेंट्स अब हम LCM को पहले लिख देते हैं, LCM बराबर 34 गुणित 657 और LCM बराबर 34 का गुणा 657 में हम जब करते हैं तो ये आ जाता है 22,338 और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो स्टूडेंट्स इसे हम हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेते हैं। तो माना कोई, क्या बोला है, प्राकृत संख्या, तो हमने भी मान लिया कि माना कोई प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होती है। तो स्टूडेंट्स हमने ये मान लिया कि ये 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होती है। तो इसे हम हल करते हैं, तब 6 की घात n 5 से विभाजित होगी। ये हमने लिख दिया, 5 से विभाजित होगी। तो स्टूडेंट्स आप लोगों के मन में ये प्रश्न उठता होगा कि 6 की घात n 5 से विभाजित होगी, ऐसा क्यों लिख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखें कि 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होती है। कोई भी संख्या जब 0 पर समाप्त होगी तो वह 5 से सदैव विभाजित होती है। तो अब स्टूडेंट्स हमने लिखा कि इसीलिए 6 की घात n बराबर, अब हम इसके गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 6 के गुणनखंड निकालते हैं, 2 से 2 तिया 6, फिर 3 एकम 3। तो इस प्रकार 6 के गुणनखंड आए 2 गुणित 3 और इसकी घात लिखी हुई है n, तो हमने भी लिख दिए n। तो यहाँ पर हम गुणनखंड में देखते हैं कि ये जो 6 है उसके गुणनखंड 2 और 3 है, अर्थात 6 2 और 3 से विभाजित है। किंतु हमने यहाँ पर क्या लिखा है कि यह 5 से विभाजित होगी। तो अब बताइए इसके गुणनखंड में 5 आया है, नहीं आया है, इसलिए यह 5 से विभाजित नहीं होगी। परंतु इसके पहले हमको लिखना पड़ेगा, इससे स्पष्ट होता है कि 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड, अब यहाँ देखें गुणनखंड हमारे क्या क्या आए थे, 2 और 3 आए थे। तो 2 और 3 के अतिरिक्त यानी अलावा कोई अन्य गुणनखंड नहीं है, नहीं है। तो अब यहाँ स्टूडेंट हमने ये लिख दिया, इसीलिए 6 की घात n 5 से विभाज्य नहीं होगा। अब जैसे ही हमें ये पता चल गया
ये 5 से विभाज्य नहीं होगा, तो हम लिख सकते हैं अतः 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। ये हमको बताना था। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम प्रश्न नंबर 6 पे आ जाते हैं। अब स्टूडेंट्स लीजिए कि 7 गुणित 11 गुणित 13 धन 13 और 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 धन 5 भाज्य संख्या क्यों है? तो स्टूडेंट्स इसे हल करने के लिए हमको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि 7 गुणित 11 गुणित 13 धन 13 ये बराबर लिख देंगे। तो यहाँ से हम 13 कामन ले लेते हैं। तो 13 जैसे ही कामन लिए तो 7 गुणित 11 बचा, यहाँ से पूरा कामन ले लिया। अब धन है तो हमने भी धन लिखा। अब उसके बाद है यहाँ पर 1 क्योंकि कि वहाँ से 13 कामन हो गया है। तो 13 अब कोष्टक में 11 7 77 धन 1 यानी ये हो जाएगा 13 गुणित 77 और 1 78। अब स्टूडेंट्स हम 78 के गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 से देते हैं, 2 तिया 6 हो जाता है। फिर 1 बच गया, 2 में 18 हो गया। अब 3 से देते हैं, 3 1 कम 3, 3 तिया 9। फिर 13 से देते हैं, 13 1 कम 13। इस प्रकार गुणनखंड हो जाएंगे। ये 13 पहले से ही था, इसके गुणनखंड हो गए 2 गुणित 3 गुणित 13। अब यहाँ स्टूडेंट्स हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 2 गुणित 3 गुणित 13 गुणित 13, या हम इसे लिख सकते हैं 2 गुणित 3 गुणित 13 की घात 2। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ देखें कि चूंकि यहाँ गुणनखंड 2, 3 और 13 अभाज्य संख्याएं हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार यह संख्या भाज्य संख्या है। अब इसके हम दूसरे भाग को हल करते हैं। तो हमारा दूसरा भाग है 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 धन 5 बराबर। अब यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर चाहे तो हम इसी प्रकार लिख सकते हैं। इसी प्रकार 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 धन 5 बराबर। अब यहाँ पर देखें हम 5 कामन ले लेते हैं। तो ये हो गया 7 गुणित 6 गुणित 5 कामन ले लिया है। तो 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 धन 1। अब लिखते हैं 5 इंटू। अब देखते हैं इनको गुणा करके देख लेते हैं। जैसे ही हम गुणा करते हैं तो स्टूडेंट 7 6 42 हो गया, गुणित 4 तिया 12 और 12 दूनी 24 हो गया और धन हो गया। बंद करो। अब हम गुणा करेंगे 5। अब यहाँ से देखें दोनों का गुणा करें तो 1008 हो जाता है, धन 1 हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे 5 गुणित 1008 और 1 9 हो गया, 9 है। तो हम लिखेंगे चूँकि 5 और 1009 अभाज्य संख्याएं हैं। अब यहाँ पर ये देख लेते हैं गणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार अंकगणित की आधारभूत के अनुसार यह एक भाज्य संख्या है। तो स्टूडेंट्स ये प्रश्न नंबर 7 है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है
इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, इन्हें हम हल करने के लिए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि यहाँ पर सोनिया 18 मिनट है। अब यहाँ पर रवि है, तो हमको लिखना पड़ेगा रवि द्वारा खेल के मैदान का, तो खेल के मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय। तो हमने लिखा लगा समय, तो ये बराबर हो गया, यहाँ पर 12 मिनट लग रहे हैं रवि को एक चक्कर लगाने में। तो अब हमको ज्ञात क्या करना है, हमको लिखना पड़ेगा ज्ञात करना है। अब ज्ञात करने में हमको क्या लिखना पड़ेगा, तो हमें ज्ञात करना है कि अब क्या ज्ञात करना है कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो हमको लिखना पड़ेगा ज्ञात करना है वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इसके लिए हमें दोनों का 18 व 12 का LCM निकालना होगा। अब 18 के गुणनखंड बराबर, अब कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, 18 के हम गुणनखंड निकाल रहे हैं, तो इसके लिए 18 के गुणनखंड निकालेंगे। 2 9 18, 3 3 9 और 3 1 3, तो 2 गुणित 3 गुणित 3। अब हम किसके निकालेंगे, अब हम 12 के निकालेंगे। तो 12 के गुणनखंड बराबर, फिर से देख लेते हैं, 12 के गुणनखंड निकाल लेते हैं। गुणनखंड निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, 3 1 3, यानी 2 गुणित 3। अब स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ देख लेते हैं कि 18 व 12 का लासा लघुत्तम समापवर्तक, ये बराबर देख लेते हैं। यहाँ पर दो बार है, तो हमें 2 बार नहीं लिखना, एक ही बार लिखना है और किसी भी गुणनखंड को नहीं छोड़ना। तो यहाँ पर हम 2 है उसे भी नहीं छोड़ेंगे। फिर यहाँ 3 देख लेते हैं, 2 बार है तो हम उसे 2 बार नहीं लिखेंगे, केवल 1 बार लिखेंगे। किंतु यहाँ पर 3 फिर से आया है तो इसे छोड़ेंगे भी नहीं। अब यहाँ गुणा कर देते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36। तो अब हमको लिखना पड़ेगा कि दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे, और यही हमारा उत्तर है। चाहे तो आप ऐसा लिख सकते हो। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगा, तो शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।